नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार की राजनीति में नीतीश के सियासी खेला ने पूरे देश की राजनीति को बदल कर रख दिया। इस समय लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में जो भी घटनाक्रम होगा उसका सीधा असर सबसे बड़े सियासी फाइनल पर पड़ना लाजमी है। पिछले 60 दिनों में इस देश में कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। शुरुआती विधानसभा चुनाव से हुई थी, जहां पर हिंदी पट्टी राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। एमपी में प्रचंड बहुमत, राजस्थान में रिवाज दोहराया और छत्तीसगढ़ में 5 साल बाद फिर वापसी की। उस चुनावी जीत ने ही बीजेपी के पक्ष में मोमेंटम बना दिया था। हर कोई जिस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देख रहा था, उसकी विजेता जो है वो बीजेपी ही निकली। लोकतंत्र में सत्ता दल को चुनाव के वक्त सबसे ज्यादा डर विपक्ष से ही लगता है। चुनौती भी वहीं से मिलती है, लेकिन पिछले 60 दिनों में वही विपक्ष बिखर सा गया है। चुनाव के लिहाज से जो सबसे निर्णायक राज्य हैं, वहां पर अभी तक सीट शेयरिंग पर ही कुछ फाइनल नहीं हो पाया। बंगाल में ममता ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ने जा रही है। यूपी में अखिलेश 11 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। ऊपर से बिहार में नीतीश के खेल ने सारे समीकरण ही बदल दिए। आंकड़ों में भी बात करें तो इन सभी राज्यों से लोकसभा की कुल 173 सीटें निकलती हैं। इन सीटों पर ही विपक्ष के एकजुटता वाले दांव जो हैं वो फेल हो गए। ऐसे में बीजेपी की राह अभी के लिए तो कुछ आसान सी दिखाई देती है। इस आसान राह में इस बार बीजेपी पिछड़ों का भी साथ अपने पाले पे करने की कवायद कर रही है। गांव गांव चलो, घर घर चलो अभियान के साथ बीजेपी ओबीसी मोर्चा के 1 लाख गांव तक पहुंची थी और पार्टी की योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी भी दी गई थी। इसी तरह इस साल प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी शुरू कर दी गई। इसके तहत लोहार, बरही, कहार, नाई, धोबी जैसे लोगों को कम ब्याज पर कर्ज मिलने का रास्ता साफ हो गया। अब योजनाओं के जरिए अगर ओबीसी के पास पहुंचा गया है, तो हाल ही में एमपी और छत्तीसगढ़ में नए सीएम के नामों के साथ भी उसी समीकरण को साधा गया है। एमपी में पार्टी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। ओबीसी का बड़ा चेहरा है और हिंदुत्व की राजनीति भी लंबे समय से करते आ रहे हैं, यानी कि मंडल भी और कमंडल भी। कुल मिलाकर 60 दिनों के अंदर में देश की चुनावी फिजा बदल गई है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और निश्चित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम में वो सारी तस्वीरें भी साफ होंगी कि आखिर कब कब क्या क्या कैसे हुआ और आगे क्या। तो इंडिया गठबंधन में फूट है, हिंदुत्व की लहर है और पिछड़ों पर चले जा रहे सबसे बड़े सियासी दांव भी हैं। नीतीश कुमार का एनडीए में जाना राहुल गांधी का अपने हिस्से की ताकत मोदी को सौंपने जैसा है। नीतीश कुमार शुरू से ही बीजेपी और लालू परिवार से बारी बारी फायदा उठाते और पहुंचाते रहे हैं। 24 के आम चुनाव में वो गांधी परिवार के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकते थे। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को सिर्फ गंवाया ही नहीं है, पूरे होशो हवास में वो ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हवाले कर दी गई है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा और आरजेडी के साथ कुछ मामूली चीजों को लेकर दिक्कत थी, लेकिन गठबंधन कांग्रेस की वजह से टूटा है। यानी इसका पूरा ठीकरा जो है वो कांग्रेस पर फोड़ा जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी बहुत खुलकर स्टेटमेंट उन्हें लेकर अभी नहीं दे रहे। मसलन वो कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, ना कि इंडिया गठबंधन को। लेकिन नीतीश कुमार के प्रयास से ही तीसरे मोर्चे की जगह बीजेपी के खिलाफ एक ही मोर्चा खड़े करने पर सहमति बन रही थी। ये बात बिल्कुल साफ है, नीतीश कुमार इसके सूत्रधार थे और उस गठबंधन को लेकर सामने आए थे। अब धीरे धीरे वो विपक्ष के ज्यादातर नेताओं को साथ ला चुके थे। यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी को भी कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए तैयार कर चुके थे। अगर तेलंगाना में विधानसभा चुनाव बाद में होते तो यह भी माना जा रहा है कि के चंद्रशेखर राव को भी साधने की कोशिश वो बिल्कुल कर लेते, लेकिन उससे पहले ही खेला हो गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि लोकसभा चुनाव है, सीट शेयरिंग पर घमासान भी है, ऊपर से नीतीश अब बीजेपी पर मेहरबान है, तो कैसे मिलेगी राह और क्यों हुआ महागठबंधन के साथ ऐसा और आगे क्या? इसी मुद्दे पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे वो 60 दिन में। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। ये जो इंडी गठबंधन लेके चले थे नीतीश जी, वो तो पूरा का पूरा ध्वस्त हो चुका है। कारण है, एक देख लीजिए, बंगाल में भी ममता जी हाथ उठा ली, दिल्ली में केजरीवाल जी, हरियाणा में इनका यही हाल हुआ। इंडी गठबंधन जो है अब लग रहा है हमको करीब 8 दिन 10 दिन का मेहमान है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। और रहा नीतीश जी की बात, तो अभी भाजपा को कम से कम 40 सीट यहाँ है बिहार में,
जो क्लीन स्वीप देंगे इनको 40 सीट पे। और ये गठबंधन है, आगे लोकसभा चुनाव नज़दीक है, सर पे है, उनकी तैयारी करना है और हमें लगता है भाजपा 40 सीट से विजय प्राप्त होंगे। भाजपा अभी एक तीर से 2 निशाना नहीं 3 निशाना साधे हुए हैं। एक तो इंडी गठबंधन, दूसरा वो अभी लोकसभा चुनाव देख रहे हैं, और तीसरा आने वाला जो भी है इधर इनके अपोजिशन वाले विपक्षी जो हैं उनको तोड़ने का काम करेंगे। राहुल गांधी एक्चुअली ईडी केस में फंसे हुए हैं और उनको ये डर लग रहा है कि अब मेरी पारी है जेल जाने की। इससे विक्षिप्त होकर ये न्याय यात्रा और जो भी यात्रा है यात्रा शुरू कर दिए हैं। ये एनडीए गठबंधन आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव में 40 के 40 बिहार में तो जीतेगा ही जीतेगा, और एक नया इतिहास और रिकॉर्ड इंडिया में, भारत में जो चुनाव लोकसभा का है वो एनडीए गठबंधन 350 के पार बनाने जा रहा है। ये हम लोग का पूर्ण विश्वास है। नीतीश जी के बारे में कुछ लोग कहते हैं पलटू राम, मैं मानता हूँ नीतीश जी पलटू राम बिहार के विकास के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता विकास के लिए है, अगर उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसे मजबूती देने के लिए, विकास की रेखा बिहार में लंबी खींचे, उसके लिए अगर पलटना पड़े तो हर बार पलटने के तैयार है, क्योंकि नीतीश कुमार इसीलिए विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। कर्पूरी, श्री कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए जाने के लिए ये साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री के मन में भी समाजवाद, लोहियावाद, कर्पूरीवाद कहीं न कहीं बसता है, जो नीतीश कुमार के हर अंग अंग में बसता है। ये तो पता चल ही गया कि दोनों की विचारधाराएं अलग नहीं है। समाजवाद और लोहियावाद और कर्पूरीवाद के विचारधारा पे नीतीश कुमार भी चलते हैं, तो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी भी उस विचारधारा को अपने बिहार में फैलाने या बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, यहाँ हर पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा और अपनी अपनी कार्य प्रणाली प्रचार करने का तरीका है। पर मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन का नींव रखा और ये विगत 2-3 महीने में बैलून जैसे गुब्बारा फूट के बिखर गया, तो कहीं भी राहुल जी भी समझ रहे हैं कि इस बार कहीं भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन के सामने राहुल गांधी की पार्टी और उसकी गठबंधन कहीं टिकने वाला। तो वो 60 दिन पूरी चर्चा में देखिए एक बात जब निकल कर आएगी, और जिस तरह से कुछ पॉइंट्स पर अभी हमने एक बात की, तो वो एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या क्या कब कैसे कैसे हुआ, किस स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी चली, किस तरह से विधानसभा के चुनाव हुए थे और आगे की तैयारी थी। लेकिन शायद इन सब चीज़ों की उम्मीद किसी ने की नहीं होगी। नीतीश कुमार को जितना बड़ा सूत्रधार इस महागठबंधन के लिए माना जा रहा था, उतना ही बड़ा उन्होंने खेला करके ये दिखा दिया कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम सुन ही रहे थे तो कहा गया कि आप उनको आया राम गया राम बोलिए, चाहे पलटू राम बोल दीजिए, वो यदि विकास की बात कर रहे हैं या वो यदि आगे बढ़ना चाहते हैं या वो कुछ करना चाहते हैं तो फिर उनका कोई तोड़ नहीं है। यहाँ पे एक बात और है, देखिए कि जिस तरीके से बीजेपी के साथ फिर से चला जाना, यदि हम सीट शेयरिंग की बात करें तो एक तो इस गठबंधन की जो मुझे कमजोरी महसूस हुई है वो ये थी कि सीट शेयरिंग को लेकर कभी ये सही से बात ही नहीं कर पाए। सबका अपना अपना मत था, इसको लेकर एक ये कमजोरी मानी जा रही थी गठबंधन की। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई मनमुटाव हुआ हो, लेकिन दूसरी चीज ये कि बीजेपी की क्या ऐसी कोई बड़ी मजबूरी है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार का वहां जाना होता है, सीटों के आंकड़ों से देखा जाए या आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के लिए ये जरूरी नहीं था कि वो नीतीश जी को ही मौका देते, वो अपने किसी भी कैंडिडेट को बना लेते और अभी भी उनके नए डिप्टी सीएम बन गए हैं जो कि बीजेपी से हैं। तो निश्चित तौर पर क्या एक बीजेपी की भी कोई मजबूरी है या उनको लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में नीतीश के बिना वो अपनी नैया पार नहीं लगा पाएंगे? तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, ये राजनीति है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए उर्मिला चौधरी हमारे साथ जुड़ी हैं। उर्मिला जी आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। अब से कुछ देर में जेडीयू का पक्ष रखेंगे जगनारायण सिंह यादव, फिलहाल हमारे साथ जुड़े नहीं है पर उनका भी स्वागत करते हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं। यश भारती जी आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रज्वल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। प्रज्वल जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले उर्मिला जी आपसे करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है?
जी बिल्कुल। उर्मिला जी, मुझे इस पूरे घटनाक्रम में लगातार इसको पढ़ते हुए, सुनते हुए, समझते हुए जो स्टेटमेंट्स आते हैं अलग अलग, उसमें कहा जा रहा है कि पूरा जो एक ठीकरा है वो कांग्रेस पर फोड़ा गया है, कांग्रेस इसकी जिम्मेदार थी, कांग्रेस सिर्फ अपनी चलाती है जिसके चलते कुछ हुआ और नीतीश जी को ऐसा करना पड़ा, जबकि वो सबसे बड़ी ताकत थे। तो क्या राहुल गांधी को तो वाकई निश्चित तौर पर ये बड़ा झटका है, क्योंकि इस गठबंधन की शुरुआत ही नीतीश जी करके लेकर आए थे। जी, मैं पहले तो आपके चैनल को नमस्कार करती हूँ और सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आज बोलने का मौका दिया अपनी पार्टी के लिए। तो पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी बात, राहुल जी के लिए आप जिम्मेदार। राहुल जी एक ऐसे शख्स है जो हमारी पार्टी को मजबूत काम करने का काम बैक टू बैक जो उन्होंने पहली यात्रा करी, और जो आज भी जो विपक्ष को हजम नहीं हो रही कि हम पार्टी को किस तरीके से मजबूत कर रहे मैम, तो ये चीजें विपक्ष को बिल्कुल हजम नहीं हो रही कि हम किस तरीके से जनता हमारे साथ है, राहुल जी के साथ है। तो कांग्रेस कभी कमजोर ना थी और ना है और ना हो सकती। और बाकी लोग तो दूसरा विपक्ष तो कहेगा कि राहुल जी में ये कमी, सोनिया जी में ये कमी, तो कमी तो सब निकालते हैं, बट हमारी पार्टी मजबूती से काम कर रही है और करती रहेगी, और हम इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन एक बात और है उर्मिला जी, जिस तरह से भारत न्याय यात्रा की बात हो रही है, बिहार तक ये जब ये चीजें पहुंचनी थी, ये यात्रा पहुंचनी थी, नीतीश जी का साथ आपको बहुत फायदा पहुंचाता। आज बीजेपी को देख लीजिए ना, वो किसी को भी सीएम बना सकते थे, लेकिन बनाया उन्हीं को, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि नीतीश जी में वो ताकत है कि वो ये लोकसभा और निकलेगा उनका बहुत आसानी से। तो आपको क्यों ऐसा नहीं लगता कि आपकी ताकत चली गई है? क्या अपने बलबूते पे कर लेंगे? जी, हमारी ताकत कभी नहीं गई और ना ही जाएगी। हमारी ताकत कभी नहीं गई और ना ही जाएगी। ये राजनीति है, कौन आता है कौन जाता है, इसमें आप किसी को पकड़ के नहीं रख सकते। तो हमारा कर्तव्य है काम करना। कांग्रेस पार्टी हमेशा धरातल पे काम करती है। कांग्रेस पार्टी फॉर्मेलिटी नहीं करती, झूठे वादे नहीं करती। कांग्रेस जो करती है वो करके दिखाती है। 3 राज्यों में हमारी सरकार है, जहां हमने जो किया वो काम। बीजेपी सरकार एक झूठी सरकार है, वादे करती है। आज कितना क्राइम है, क्राइम को रोकने का काम बीजेपी सरकार करे, क्योंकि वर्तमान में सरकार है। विपक्ष हमारी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, एक जो कहती है वो वादे करती है। हम लोग कभी पीछे नहीं हटते। राहुल जी हमेशा लोगों को, जनता के बीच में जाते हैं और काम करते हैं। ऐसा नहीं है, आप हमारी जहां जहां हमारी सरकार है, आप देखिए, जब से हमारी ये सरकार रही, उत्तर प्रदेश में रही या जहां भी रही, तो हम लोगों ने कितने काम किए। जब सरकार देश आजाद हुआ था, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या छोड़ के गए थे अंग्रेज? जो किया कांग्रेस ने किया। कांग्रेस का मुकाबला आईटी कॉलेज ले लो, हॉस्पिटल ले लो, सिर्फ मंदिर से हमारा काम नहीं चलेगा मैम। आज बेरोजगारी है, बीजेपी ने हम लोगों को बिल्कुल सड़क पर ला दिया। बच्चे हमारे नौकरी। अच्छा उर्मिला जी, आपको क्या लगता है, जो अपडेट्स हैं उसमें ये है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए नीतीश जी इस गठबंधन को छोड़कर चले गए हैं, और आपको क्या लग रहा है? आपकी बातों से मुझे लग रहा है आप कह रही है कि बीजेपी ने उनको खींचा है या तोड़ा है, या वो है ही ऐसे कि वो ऐसे ही करते हैं अपने फायदे के लिए। थोड़ा सा क्लियर करिए ना, कांग्रेस का स्टैंड क्या उनको लेकर? जी, वो ऐसे है नीतीश जी की जहां देखी तवा परात वही गवाई सारी रात। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को धोखा दिया, वो हर चीज को धोखा देने वाले हैं, वो किसी के सगे नहीं है। एक नीतीश जी ऐसे हैं कि वो जहां उन्हें दिखेगा फायदा, वो बेनिफिट का काम करते हैं। आज महिला इतना गंदा गाली दे रही, 2024 में जब इलेक्शन आएगा तो वही बिहार के लोग और वही जनता उन्हें सबक सिखाएगी। ठीक है, ये आने वाले समय की खैर बात होगी, लेकिन फिलहाल तो राजनीति है, और जिस तरह से खेला हुआ है अब इसमें तो आगे, अब ये निर्णय खैर जनता का होगा, लेकिन वाकई में अभी तो सीट शेयरिंग पे मुझे लगता है मंथन कर ले जो महागठबंधन में जो लोग बचे हैं, वो भी एक बड़ा एक निर्णय कहीं ना कहीं साबित होगा। खेमचंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? खेमचंद जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए उनको दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। संजय जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? संजय जी तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, जगनारायण जी भी शायद हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, जितना मैं स्क्रीन पे देख पाई हूं। कि मेरी आवाज पहुंच रही है मेरी? जगनारायण जी? हाँ, पहुंच रही है जी। जगनारायण जी,
बस पहले तो यही पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखिए गठबंधन में जो बाकी लोग हैं, राजनीति के जो अलग सियासतदार हैं, वो अपनी अपनी बात कहेंगे, क्योंकि आप जेडीयू का पक्ष रख रहे हैं। क्या हो गया ऐसा कि इतना बड़ा खेला कर गए नीतीश कुमार? जगनारायण जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ, आपकी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, अब आ रही है सर, बोलिए। ये कांग्रेस पार्टी शुरू से लेकर समाजवादियों को बराबर नीचा दिखाने का काम करते रही है। लोहिया जैसे आदमी को ये लोग बर्दाश्त नहीं किया, और इस देश में एकमात्र ईमान, ज्ञान और कर्मठ समाजवादी नेता नीतीश कुमार हैं। तो इन्होंने जो प्रयास किया, उस प्रयास में ये लोग बराबर जो है उल्टी सीधी बात करने का और काम करने का काम किया, और ये सीरियस नहीं थे कि इस देश में कोई नया परिवर्तन हो या रास्ता बने। इसलिए हमारी पार्टी के साथ मजबूरी था। दूसरी चीज कि कोई भी आदमी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए या अस्तित्व बेच करके राजनीति नहीं करता है, और हर पॉलिटिकल पार्टी ऑब्जेक्टिव कंडीशन के सिचुएशन के हिसाब से निर्णय लेती है। तो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो हालात थी उसमें समाज हित, राष्ट्र हित और देश हित के हिसाब से निर्णय लेने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी कहते थे कि हम कभी नहीं जाएंगे इन लोगों के साथ। आज वो जो लड़की को नंगा घुमा रहे थे, आज उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। आज ये देखिए हमारे देश की क्या स्थिति है। जो नीतीश कुमार कहते थे कि हम बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे, आज बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज को। आप जो कहते थे जिन्होंने वो लड़कियों को नंगा घुमा, उन्हीं को लेकर आज साथ में सरकार बना रहे। आप ये देखिए, जो आप कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला, आज देखो किस दौर से गुजरती, बिहार में क्या हालत है। चौधरी जी, आपके पार्टी के लोग कितने लोगों को नंगे घुमाए हैं? बड़े बड़े नेता छोड़िए, ये सब चर्चा मत करिए। हम पूरी हिस्ट्री जानते हैं कांग्रेस नेताओं का, और हमारे राज्य में कोई घटना घट गई उसको नीतीश कुमार से देख कर जोड़ रहे हैं। कहीं क्राइम फ्री सोसाइटी है क्या? कांग्रेस के तो लोगों ने बॉबी से लेकर कितना कांड किया, डायरेक्ट बड़े बड़े नेता, और पूरे सिखों को कटवा दिए दिल्ली में बैठ के। ये सब चर्चा कांग्रेस का हिस्ट्री सब लोग जानते हैं। हम कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी ऑब्जेक्टिव कंडीशन के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव कंडीशन डिटरमाइन द कोर्स ऑफ डिसीजन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो आपको तो 24 का चुनाव लड़ना नहीं, आप तो 29 की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी को आपको प्रधानमंत्री बनाना है, आपको परिवर्तन और इस सब चीज से कुछ लेना देना नहीं है। और हमारी पार्टी अलायंस की है, समझौता में गई है, तो समाज हित, राष्ट्र हित और देश हित के हिसाब से हमने निर्णय लिया है। नीतीश कुमार ने फैसला लिया है। ठीक है जगनारायण जी, लेकिन जब इस गठबंधन की, उर्मिला जी प्लीज एक मिनट, मेरा सवाल होने दीजिए उनसे, उसके बाद बोलिएगा। जगनारायण जी, लेकिन इन्हीं सब पॉइंट्स को लेके, इन्हीं सब बातों को लेके ही तो इस गठबंधन की शुरुआत भी नीतीश जी ने की थी। यही कहा जा रहा था, अब तक उसी बीजेपी को कोसा जा रहा था, और आज हम उन्हीं के पास चले गए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखिए ये व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन इसका मैसेज तो गलत गया। ये आप कैसे कह सकते हो? हम भी लोग बीजेपी के पास गए, बीजेपी मेरे पास नहीं आई। दोनों की इच्छा हुई तब ना कोई समझौता होता है। लेकिन अभी तक तो बीजेपी को हराने के लिए वही सूत्रधार थे जो सबको एक साथ लेकर आए थे, चाहे ममता जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। उन्होंने तो इस पूरे गठबंधन की एक, मैं तो कह दूं कि नींव ही रख दी, तो गलत नहीं होगा, फिर उसी को छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी मालिक बन करके इस गठबंधन को इंडिया को चलाना चाहती है। तो यहाँ मालिक मजदूर का रिश्ता नहीं है। गठबंधन गुलामी नहीं होता है। गठबंधन कभी गुलामी नहीं होता है। ये आपको एंकर साहिबा, ये लोग, कांग्रेस के लोग गठबंधन को गुलामी समझते हैं, और गुलामी से हम लोग तो अभी प्रयास कर रहे थे। तो ये लोग समझते थे गठबंधन जो इंडिया बन रहा है गुलामी का मामला है। ठीक है, तो कोई पार्टी किसी का गुलामी नहीं कर सकती है। इसलिए समय परिस्थिति के अनुसार राष्ट्र हित में, समाज हित में, राज्य हित में हम लोगों ने समझौता करके बिहार को कम से कम बचाने का काम किया। ठीक है, चलिए। हम कहीं गए हैं तो हम कोई भाजपा के पीछे नहीं, ये लोग तो पीछे लगाना चाहता है, और ये लोग मालिक बनकर गठबंधन में हम लोग को गुलाम बना के
देश में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे थे। ठीक है, चलिए, यानी वो जो बात मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि इसका पूरा ठीकरा जो है वो कांग्रेस पर फोड़ा जा रहा है, और यहाँ पे देख लीजिए जगनारायण जी भी पूरा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रहे हैं। उर्मिला जी, आऊंगी आपके पास, क्योंकि आप कह रहे थे हम दोषी नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, यही ऐसे हैं, लेकिन अब ये क्लियर हो गया। अभी तक तो मैं किसी का नाम नहीं ले रही थी कि ये स्टेटमेंट्स कहां से आए, लेकिन वो खुद ही जेडीयू कह रहा है कि इसकी कर्ता धर्ता कांग्रेस है, क्योंकि आप लोग अपनी एक तरफा की चलाते हैं। खैर, वापस आऊंगी। संजय जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। काफी ऑडियो कम है आपका, बट ठीक है, मैं सुन पा रही हूँ। संजय जी, जो कुछ भी खेला हो गया, और मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अब तो छापे वापे पड़ने लगे हैं, तो ये तो नहीं पूछ पाऊंगी कि कैसा, लेकिन अब आगे क्या? आरजेडी को कहाँ देखूं मैं अब? आरजेडी पहले भी एक मजबूत पार्टी थी बिहार में, और आगे भी आरजेडी काफी मजबूत पार्टी रहेगी, लोकसभा के चुनाव में भी और 2025 के विधानसभा चुनाव में। कैसे, किसके साथ? आरजेडी सामाजिक न्याय की एक बड़ी पार्टी है, जो समाज के दबे कुचले लोगों के लिए राजनीति करती है, पिछड़े दलित अकलितों के लिए राजनीति करती है, और इन वर्गों के लोगों को आरजेडी की राजनीति की पूरी समझ है। जब चुनाव आएगा तो भाजपा को पता चल जाएगा। हाँ, मैं भाजपा को हराने के लिए अपने इंडिया महागठबंधन के नेताओं से भी कुछ आग्रह करना चाहूं कि भाजपा को अगर हराना है तो सबसे पहले इंडिया महागठबंधन के नेता, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है इंडिया महागठबंधन के लिए, कि वो चुनाव आयुक्त से यह मांग करे कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग मनवाने में इंडिया महागठबंधन के नेता सफल हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं 2024 में भाजपा की सरकार केंद्र में कदापि नहीं आएगी। और इस मांग को मनवाना इतना भी आसान नहीं, लिखा पढ़ी से सिर्फ मांगे नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इस देश का जो सिस्टम है, जो संस्था है, वो भाजपा के दबाव में काम कर रही है। तो इंडिया महागठबंधन से जुड़े हुए तमाम क्षेत्रीय दल के नेताओं से भी मेरा आग्रह है कि वो दिल्ली जाकर के अपने तमाम सांसदों के साथ, अपने तमाम विधायकों के साथ, अपने तमाम समर्थकों के साथ चुनाव आयोग का घेराव कर लें और इससे यह मांग करें, धरना पे बैठ जाए, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे कि भाई जब तक। संजय जी, नीतीश जी पे कुछ बोल दीजिए, नीतीश जी पे कुछ बोल दीजिए। मैं उस पर भी आता हूँ। बैलेट पेपर पे तो आती रहेगी बात, हम करते रहेंगे इलेक्शन के पहले। नहीं, मैं ये बड़ी महत्वपूर्ण मांग कर रहा हूँ भाजपा को हराने के लिए इंडिया महागठबंधन के नेताओं से। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि अगर हम इसे मनवाने में सफल हो जाते हैं तो मैं 2024 में भाजपा को केंद्र से हटा दूंगा। अब आइए, जहां तक नीतीश कुमार की बात है, तो नीतीश कुमार का चरित्र और भाजपा का चरित्र सत्ता का चरित्र है। इन दोनों को सत्ता चाहिए, चाहे जिस किसी भी तरह सत्ता आ जाए, चाहे इसके लिए लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन करना पड़े, तमाम तरह के कुकर्म करने पड़े, इन्हें सत्ता चाहिए। नीतीश कुमार कितने बार पलटी मार चुके हैं, यह तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भाजपा जो कल तक नीतीश कुमार के बारे में कहती है कि यह कैसा व्यक्ति है जिसने महिलाओं का सदन के अंदर अपमान किया, और इतनी भद्दी इशारे में उसने जो बात किया, उसे बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है। न सिर्फ विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर, और यहाँ तक कि कैबिनेट की मीटिंग में भी नीतीश जी ने तीसरी बार अपने उस मतलब जो बातें कही नहीं जा सकती है, इस देश के तमाम महिलाओं को यह बात पता है। जो भाजपा कल तक कहती थी कि नीतीश कुमार को इंडिया महागठबंधन के लोग अपना नेता प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, संयोजक करना चाहते हैं, एक ऐसे नेता नीतीश कुमार को जिसने महिलाओं का खुलेआम मर्यादा हनन किया है सदन के अंदर, और वही भाजपा आज नीतीश कुमार जी को अपने बाहों में लपेटे पड़ी है। अब इससे समझ सकते हैं कि बीजेपी की कोई मजबूरी लगती है आपको? बिल्कुल मजबूरी नहीं। बीजेपी को 2024 में अपने लोकसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए वो ये प्रकार मर्यादा भूल करके, नैतिकता भूल करके वो किसी न किसी प्रकार सत्ता में आना चाहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं हाँ, संजय जी बीच में रोक रही हूं, जल्दी से थोड़ा सा। मैं आपको बता दूं
इस देश की जनता को ठीक है। राजनीतिक समझदारी है। ठीक है संजय जी, चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यश जी, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा ये बात कही कि गठबंधन में जो सब साथ हैं वो साथ रहेंगे, वो चीजें होंगी, लेकिन ये जो बड़ा खेला हुआ है इसके बाद अब क्या? क्योंकि 11 से ज्यादा सीटें देने के लिए सपा भी एग्री नहीं होती है, ममता जी अपनी अलग चीजों पर चल रही हैं, आम आदमी पार्टी का स्टैंड अलग है, तो वो जो एक ठप्पा लगा रहे हैं ना, जो शुरू से लगता आ रहा था कि इस गठबंधन का कुछ नहीं होगा, अंततः ये टूट जाएगा, उस पर आगे क्या? देखिए राखी जी, जो बातें सवाल आपने में किया और जो चर्चा में अभी पैनलिस्ट हम लोग कर रहे थे, इंडिया गठबंधन की अभी सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे एनडीए ने पूरी सीट घोषित कर दी होंगी, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। एनडीए सब कुछ बात कर चुकी है और सारी बातें हो चुकी हैं, इसीलिए कहीं कोई विवाद नहीं है, ना कोई बातचीत है। लेकिन सारी बात जो सारी चर्चा हो रही है वो इंडिया गठबंधन के लिए हो रही है। घबराहट जो हो रही है वो इंडिया गठबंधन को लेकर के हो रही है। सबको सवाल जितने हो रहे हैं वो इंडिया गठबंधन को लेकर के हो रहे हैं। एनडीए से भी सवाल कर लिए जाएं, जो सवाल, अगर हम निष्पक्षता की बात करें तो जो सवाल इंडिया गठबंधन से हो रहे हैं वही सवाल एनडीए से होने चाहिए कि इंडिया गठबंधन को छोड़ के अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो एनडीए को छोड़ करके जो अकाली दल जाते हैं, जो शिवसेना के लोग जाते हैं या और लोग जो जाते हैं, वो क्यों जा रहे हैं? एनडीए के साथ जो लोग हैं वो चुनाव नहीं लड़े हैं। कई ऐसे दल हैं जिन्होंने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, कई ऐसे दल हैं जिनका कोई सांसद नहीं है। तो ठीक है, उनका एक गठबंधन है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनाव में जनता जनार्दन है, वो निर्णय करेगी। और जीत और हार ही एक पैमाना नहीं होता राजनीति में या लोकतंत्र में या संवैधानिक व्यवस्था में। ये एक व्यवस्था है, जनता के सामने हम बेहतर विकल्प दे रहे हैं और बेहतर विकल्प के साथ काम करें। अब जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बात कर रहे हैं, जैसे अभी जनता दल के भी साथी बात कर रहे थे, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो महत्वपूर्ण जो है वो प्रभु राम के ऊपर निर्भर है और अब उनको पलटू राम भी मिल गए हैं, आया राम गया राम भी मिल गए हैं। इससे पहले एक नरेश अग्रवाल जी हुआ करते थे जो शराब में रम के अंदर राम देखते थे, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो जितने भी राम हैं, जिस तरीके के भी राम हैं और रावण है, सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, सब स्वच्छ छवि के हो रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़े भ्रष्ट हों, चाहे पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे भ्रष्ट हों या किसी और प्रदेश में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हों, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है, जो बातें कर रही है, वहाँ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ये कहते हैं कि मैं तब तक पग पहना रहूँगा, पगड़ी पहना रहूँगा जब तक नीतीश कुमार जी को सीएम पद से हटा नहीं दूंगा। और आज उन्हीं के साथ में उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, शाम को उन्हीं के साथ डिनर टेबल पे खाना खा रहे होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो जनता के साथ वादे कर रही है, जो जनता के साथ डिलीवर कर रही है, उसकी विश्वसनीयता कितनी है? जो उनके वादे और जो दावे हैं वो कितने हैं? शुरुआत होते ही परिवारवाद, वंशवाद की बात कर रहे हैं। तो जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी, उनके पिताजी कर्पूरी ठाकुर जी के साथ में मंत्रिमंडल में थे, 7 बार के विधायक, 1 बार के सांसद। उनकी माताजी पार्वती जी वो 1 बार की विधायक हैं। वो स्वयं राजनीति में, लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के साथ में राजनीति शुरू करी उन्होंने। तो ये वंशवाद, परिवारवाद, ये गुमराह करने वाली जो बातें जनता के बीच में डिलीवर कर रहे हैं, जो जनता को गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है राजनीति के लिए। इससे राजनीतिज्ञों का, राजनेताओं का जो निरंतर पद प्रतिष्ठा गिर रही है, जनता पे जो विश्वास गिर रहा है, वो ठीक नहीं है। अब आप देखिए, बात चल रही, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे दिया, सबने स्वागत किया, किसने विरोध कर दिया? लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे, अभी क्योंकि सिख दंगों की बात कर दी एक पैनलिस्ट ने, इसीलिए मुझे बात छेड़नी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न दे चुकी है 2019 में। नानाजी देशमुख जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के थे, वो नानाजी देशमुख जो सिख दंगों को सही ठहराते हुए कहते हैं सिख विरोधी हिंसा हिंदुओं की न्यायोचित आक्रोश का परिणाम थी और सिख समुदाय को इसको खामोशी से बर्दाश्त करना चाहिए था। और राजीव गांधी जी की जो प्रतिक्रिया थी, उस प्रतिक्रिया को वो सही मानते थे। तो आज कांग्रेस को दोषी मानना सिख दंगों के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लगभग 50 लोगों पे एफआईआर हुई और उन पे मुकदमा चला और कई लोग दोषी पाए गए, नहीं पाए गए, अभी तक किसी को दोषी पाया ही नहीं गया। जो चाहे सत्ता में कांग्रेस रही हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी है, अगर सिख दंगों की बात करते हैं तो कितनों को न्याय दिला पाए? ठीक है, आज भी वो न्याय के लिए परेशान है, तड़प रहे हैं। तो ये सारे सवाल तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन से पूछने पड़ेंगे और इनको सही जवाब देना पड़ेगा। आज कुछ कह देंगे और कल पलट जाएंगे तो ये पलटू राम वाली परिभाषा चल नहीं पाएगी।
ठीक है, मुझे तो ऐसा भी लगता है देखिए कि उनसे इसलिए सवाल नहीं होते कि उनसे जब ये सवाल किया जाता है, तो बीजेपी बहुत देर से कनेक्ट नहीं है, लेकिन मैं तो ऐसी चर्चाओं में बहुत बार बैठी हूँ। बीजेपी कहती है हमारे पास एक नाम और एक चेहरा ही काफी है, हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है, हमें तोड़ने के लिए तो ये महागठबंधन था जो खुद ही टूट जाएगा। तो वो धीरे धीरे जिस तरह से गिरता जा रहा है ना ग्राफ, इसलिए सवाल सबसे ज्यादा गठबंधन राखी जी, ये सवाल अच्छा सवाल किया आपने और अच्छी बात छेड़ी भी। भारतीय जनता पार्टी लगभग 150 करोड़ की आबादी को नालायक घोषित करती है और एक ही आदमी को होशियार घोषित करती है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। क्या ऐसे हमारा देश चलेगा? यही संदेश पूरी दुनिया को देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ केवल एक ही योग्यवान है, एक ही प्रतिभा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, बाकी कोई है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी पार्टी में दूसरा नाम नहीं बता पाती, तो ये तो अशोभनीय वातावरण है। ठीक है प्रज्वल जी, आम आदमी पार्टी का स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल अलग है, और ऐसे में तो बात ये हो रही, देखिए जहां तक जितना गठबंधन को मैं समझी हूं, सब लोग एक पूरी ताकत के साथ थे, हम सब साथ हैं, भले ही सीट शेयरिंग पे हमारी सहमति ना बन रही हो, भले ही कितना मनमुटाव हो रहा हो, लेकिन सामने से ये था कि हम एक ताकत के साथ हैं, क्योंकि चुनौती ये थी, अभी थी इसलिए बोल रही हूँ, अभी भी है, ऐसा नहीं कि चुनौती खत्म हो गई है जब तक इलेक्शन नहीं है। यही बात थी कि कैसे भी करके आगे आना है और बीजेपी और पीएम मोदी को बिल्कुल गिराना है, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो। लेकिन यहां तो कुछ और ही चीजें दिख रही हैं। यहां तो बीजेपी कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया जो चीजें अभी हुई हैं, वहां तो बीजेपी बड़े मजबूत सी होती जा रही। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जहां भी सीटों की मांग करी है और अपने अपने स्तर पर जो बातें कही है, वो जनता के दिए गए वोट के आधार पर और हमारी पार्टी का जो अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार से स्वागत हुआ उस पर करी गई है। बाकी रही बात कि अभी बीजेपी एक मजबूत स्थिति में दिख रही है, अगर बीजेपी मजबूत स्थिति में होती तो वो वापस से नीतीश कुमार जी को अपने साथ शामिल नहीं करते। और रही बात माननीय सदस्य जो कह के चले गए, शायद कनेक्टेड नहीं है, सिख दंगों की, तो मणिपुर के दंगे को हुए अभी 6 महीना भी नहीं गुजरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब चुनाव थे तो मध्य प्रदेश के कई दौरे करके गए, छत्तीसगढ़ के दौरे करके गए, राजस्थान के दौरे करके गए, अभी उत्तर प्रदेश के भी दौरे बराबर किए, परंतु आज भी मणिपुर की गुहार को कोई नहीं सुन रहा है। इतना ज़्यादा दंगाग्रस्त होने के बाद मणिपुर की आज क्या व्यवस्था है, क्या परिस्थिति है, उसको एक बार देखने के लिए भी प्रधानमंत्री जी नहीं गए। हमारी पार्टी सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करती है, जनता के द्वारा जो मांगे हैं उनका जो काम करना उसकी राजनीति करती है। इसी भोपाल शहर में आज से कुछ साल पहले एक अस्पताल में आग लगने के कारण कई सारे बच्चों की मृत्यु हो गई थी, और आज हम वापस से एक अस्पताल में गए जहां पे फायर फाइटिंग का सिस्टम आज भी बेहाल पड़ा हुआ है। तो ये देखने वाली बात है कि आप एक चेहरे पे, एक नाम पर राजनीति करेंगे या आप अपने द्वारा किए गए काम पर राजनीति करेंगे। आप काम पे राजनीति नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने काम कुछ नहीं किया है। यही वो देश है जो जिसमें सबसे बड़ा जो आंदोलन, जो सबसे बड़ा सत्याग्रह हुआ था वो नमक पर हुआ था, और आज हम नमक का पैकेट जब खरीदते हैं तो उस पर लिखा आता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो ये परिस्थिति है कि हमने कहां से शुरू किया था और आज हम कहां जाकर खड़े हैं। लेकिन प्रज्वल जी, बड़ा सवाल यही आता है कि इतनी अच्छी, चलिए मैं तो कह रही हूं इतनी अच्छी बातें हैं विपक्ष के पास, गठबंधन के पास इतने अच्छे पॉइंट्स हैं, फिर भी क्यों आपके जो साथ हैं, जो सूत्रधार बने थे, जो करीबी थे, जो एकता की बात कर रहे थे, वो साथ क्यों छोड़ रहे हैं? अब बड़ी बात है, उसका हिस्सा तो आप भी थे, ऐसा तो नहीं कि आप हिस्सा नहीं थे, तो जवाब तो होना चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी ने कभी भी राजनीतिक लाभ के आधार पर आ रही हूँ, एक मिनट, हाँ, आम आदमी पार्टी ने कभी भी अपने राजनीतिक लाभ के आधार पर कार्य नहीं किया है। आज आदरणीय नीतीश कुमार जी वापस से भाजपा में चले गए और कह रहे हैं कि हम बिहार को बचाने के लिए गए। एक समय पर जब भाजपा से निकले थे तो कह रहे थे कि बिहार को बचाने के लिए निकले हैं। तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप जब भी पार्टी शिफ्ट करते हो, आप जब भी किसी और के साथ गठबंधन करके सरकार बनाते हो, तो हमेशा बिहार को बचा रहे होते हो। यानी आपके सामने वाली पार्टी जिसके साथ में आपने गठबंधन किया वो बिहार को खाने जा रही थी क्या? तो आपको तय करना है कि आप बिहार बचा कैसे रहें। आप अगर 5 साल के टेन्योर में 4-4, 3-3 बार पलटी मारेंगे तो ऑलरेडी बिहार की इकोनॉमी और बाकी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये खुद सोचने वाली बात है कि आप राजनीतिक लाभ देख रहे हैं या आप वाकई में बिहार की जनता को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए उर्मिला जी आऊंगी, बस एक और प्रतिक्रिया है, मैनेजिंग एडिटर की प्रतिक्रिया भी आ जाए, उसके बाद आपके पास आ रही हूं। कई सारे मेहमान हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि एक तो राजनीति में बड़ा खेला हो गया, ऊपर से अभी भी बात और चुनौती वही बनी हुई है कि आगे क्या होना है। आरपी श्रीवास्तव जी, जो कुछ भी हुआ, ये 60 दिन में इलेक्शंस भी हुए, उतार चढ़ाव भी हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद गठबंधन आया, बड़ी बड़ी बातें हुई, मतलब मुद्दों की बात भी हो गई, सीट शेयरिंग पे भी सब अपने अपने वक्तव्य रख चुके हैं। इन सबको देखने के बाद ये जो बड़ा सा महाखेला हो गया, आप तो इसको महाखेला कह दें, आने वाले समय में बड़ा सवाल ये भी यहाँ पर उठ रहा है कि आखिरकार इसके बाद जो राह है वो किसकी तरफ जाएगी? क्या बीजेपी की मजबूरी थी, क्या उनको तोड़ लिया गया, या फिर
नीतीश जी को वाकई में ऐसा महसूस हुआ कि उनके साथ गलत हो रहा है, या उनको लग रहा था कि मैं थोड़ी सी अपनी साख बचाऊं, कांग्रेस अपनी चलाती है इसलिए मैं खुद ही चला गया? क्योंकि ये जो बातें जिस तरह से निकल कर आ रही हैं, ये कोई ठीक मैसेज तो नहीं देती। देखिए राखी जी, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये खेला हो गया। ये खेला कोई नया नहीं है, नीतीश कुमार के लिए फिलहाल नहीं कोई नया खेला नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि इनके जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जरा देखिएगा, बिहार में एक चुनौती तो थी, जिस तरह से महागठबंधन की शुरुआत और उसके सूत्रधार जो है नीतीश कुमार थे, और आज वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में चले गए। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी घटनाक्रम को आप देखिए। ये जो 4 राज्य हैं हिंदुस्तान के, बंगाल, बिहार, आपका महाराष्ट्र और कर्नाटका, जहाँ पर कि आपने देखा कर्नाटका में उन्होंने जो है जेडीएस के साथ समझौता कर लिया। उसके बाद आप इधर आइए, महाराष्ट्र में दोनों दलों को, जो मजबूत दल थे शिवसेना, उसको भी तोड़ लिया। उसको आधा से मतलब उसकी पूरी सिस्टम को ही ख़त्म करने का प्रयास किया। शरद पवार जैसा जो मजबूत नेता था, उनकी पार्टी में भी स्प्लिट हो गया, तो वहाँ भी अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल हो गए। और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बिहार, जहाँ पर कि नीतीश कुमार थे, और जो वोट का परसेंटेज है, जो ईबीसी की बात होती है, जो ओबीसी की बात होती है, तो इनमें आप देखेंगे कि ईबीसी का एक धड़ा जो है, जो पिछली बार चुनाव में एनडीए के साथ लड़े थे चुनाव, जेडीयू ने लड़ा था, और वहाँ पर लगभग मतलब पूरी 39 सीटों पर जीत हासिल की। तो ये जो इनका आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी का कि हम 400 पार होंगे, और इन क्षेत्रों में जहाँ लगभग 100 से ऊपर की सीटें आती हैं, और वहाँ एक चुनौती मिल रही थी, जिसको बड़ी सफाई से भारतीय जनता पार्टी ने और उसका नेतृत्व ने उनको जो है एक तरह से अपने पाले में लाने का प्रयास किया। राजनीति में शुचिता और जो है नैतिकता की अब बात ही खत्म हो गई, क्योंकि जहाँ भी आप देखेंगे अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति हो रही देश में, और लोग किस तरह से 2024 के चुनाव में कहाँ तोड़ फोड़ करें। अभी और कई तोड़ फोड़ होंगे, आप देखिएगा आने वाले समय में। जो चूँकि भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके प्रधानमंत्री जी एक मजबूत स्थिति में इसलिए भी हैं कि उनका एक तरह का अलग ही तरह का जो नेतृत्व है, जिसके प्रति पूरी भारतीय जनता पार्टी समर्पित है, और उनके साथ साथ बाकी दल भी उनके साथ जो अभी जुड़े हुए हैं या जो अभी जुड़ने वाले हैं वो भी हैं। जहाँ तक बिहार का सवाल है, नीतीश कुमार, ये बिहार बचाने की बात नहीं है। आपने देखा होगा 90 के दशक में मंडल कमंडल की राजनीति थी, दोनों आमने सामने थी। और अभी हम ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस समय मंडल को भी साधने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कमंडल तो उनके पास पहले से है। तो ये पूरा जहाँ पर समाजवाद, ये सारी चीज़ों का जो अभी बात हो रही है कि वो जो है बहुत बड़े समाजवादी हैं और समाजवाद को लेके चल रहे हैं, लोहिया को मानने वाले हैं, ये सब सारी चीज़ें देखिए बेमानी है। आज की राजनीति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से कौन सा जो गठबंधन आने वाले चुनाव में एक दूसरे को मात देगा। हाँ, ये ज़रूर है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद वहाँ पर बिहार में, उनका बाकी राज्यों में कोई बड़ा जनाधार नहीं था, लेकिन बिहार में प्रभाव पड़ सकता है। अब वो कितना पड़ेगा तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अन्य दलों को जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, चाहे बंगाल है, जैसे एकला चलो वाली बात ममता बनर्जी कर रही हैं, इधर केजरीवाल जी भी पंजाब में लगभग अकेले ही चलने की बात कर रहे हैं। अगर इन दलों को वाकई इंडिया गठबंधन को अभी भी टिके रहना है तो इन सारी चीज़ों से ऊपर हट के बात करनी होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, सारा ठीकरा कांग्रेस पर क्यों फोड़ रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात यह है, आप देखिए, आप जदयू के अगर नीतीश कुमार पलटी मार के चले जाते हैं किसी दल में या बदल लेते हैं, हो सकता है कि उनके दिमाग में वो सुशासन बाबू रहे हैं और बिहार की राजनीति के धुरी हैं, अगर वो चले जाते हैं तो इसमें कांग्रेस क्या कर सकती है? जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है, सीट शेयरिंग की अभी तो बात ही नहीं आई सामने। डिले कितना हुआ, 60 दिन में ही इतने बड़ा परिवर्तन हो गया। अगर मान लीजिए कल के रोज़ नीतीश बाबू जो है वहाँ पर संयोजक होते और तमाम परिस्थितियों को देखते और उसके बाद छोड़ के चले जाते, तो उस समय इंडिया गठबंधन की हालत क्या होती? ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं राखी जी, और इन पर विचार करने की जरूरत है कि भारतीय राजनीति किस दिशा में चल रही है। बिल्कुल, क्या इधर से उधर होने का या एक दूसरे से टूटने का? भाई अगर आप या तो टूट के चले जाइए एनडीए में, या फिर पार्टी के साथ गठबंधन में उसके भागीदार बन जाइए। ये बहुत सारे सवाल हैं, और अभी भारतीय राजनीति आने वाले समय में किस दिशा में जाएगी ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सही। खेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? खेमचंद जी, भारतीय जनता पार्टी आज पता नहीं क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रही है। एक ही सवाल था उनसे मेरा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की तरफ से आया था। खेमचंद जी, आवाज पहुंच रही है?
नहीं पहुंच रही है। चलिए ठीक है। राखी हाँ, जी, यश जी कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलिए, जल्दी से मैं बोलिएगा आरपी प्लीज। श्रीवास्तव साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ हाँ। कि नीतीश कुमार जी को बहुत दिक्कत हो रही थी आरजेडी के साथ में, तो अब जातीय जनगणना के आधार पे क्या वो देंगे? पहले तो नौकरियों को लेकर के मजाक उड़ा रहे थे, और जातीय जनगणना की बात जब बिहार में हो गई है तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पहली बात तो मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण ही नहीं मिल पा रहा है जो और जगह है, तो 27% आरक्षण और जातीय जनगणना की बात क्या नीतीश कुमार जी अब उठा पाएंगे? क्या उनमें हिम्मत है जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहते हुए ने की? दूसरी बात, कर्पूरी ठाकुर जी की बात चल रही है, लोहिया जी की बात चल रही है, आदरणीय आरपी श्रीवास्तव जी ने भी कही, अगर आज लोहिया जी, जेपी जी, कर्पूरी ठाकुर जी अन्य समाजवादी होते तो वो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत में खड़े होते, क्योंकि वो जनता के साथ खड़े रहना पसंद करते थे, सत्ता के साथ खड़े होना नहीं पसंद। तो अगर सही समाजवादी बनने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो सत्ता के साथ नहीं, विपक्ष के साथ खड़े होते और जनता की आवाज बन के खड़े होते। बताएं जातीय जनगणना कितनी जगह करा पाएंगे, तो मानेंगे कि हाँ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ करके अपने विचारों को आगे बढ़ाया है, और नहीं तो ये गला घोटने का काम किया पीडीए का, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यकों का। ठीक है, चलिए उर्मिला जी कुछ कह रही थी, अपनी बात रखिएगा। एक सेकंड, जस भारती जी, जो बिहार के अंदर जाति आधारित जनगणना हुआ उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में दिलवा दीजिए ना, और आप जेडीयू के प्रवक्ता हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, और अगर आप जेडीयू की तरफ से बोल रहे हैं तो करवा दीजिए 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में जो इतने समय से अविलंब है। और जातीय जनगणना किस किस प्रदेश में कराने की आपकी हिम्मत है आपके दल की, वो भी बता दीजिए, हम स्वागत करेंगे उस बात का। कर्पूरी जी के लड़के राज्यसभा में हमारे पार्टी के नेता है रामनाथ ठाकुर जी। अरे तो सम्राट चौधरी जी को भी आप ही ने उप मुख्यमंत्री बनाया है, जिनके पिताजी भी 7 बार विधायक थे, जिनकी माताजी विधायक थी, वो भी परिवारवाद है, जिसका विरोध अभी 26 जनवरी को नीतीश कुमार जी कर रहे थे। दूसरे को परिवारवाद का लांछन लगा रहे हैं। नहीं, हम नहीं लगा रहे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। हम तो हमारे यहाँ तो हम ये जानते हैं कि हमारे नेताजी ने अपने बेटे को अगर विदेश पढ़ने के लिए भेजा तो बीच में जनता के भेजा सेवा करने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह नहीं कि विदेश में पढ़ो, पैसे कमाओ, जनता को लूटो, जनता की सेवा करने का जब अवसर आए तो भाग जाओ। आप तो मुद्दे पे रहिए, जातीय जनगणना की जिम्मेदारी ले लीजिए। सुनिए ना भाई, आप तो मुद्दे पे रहिए, जातीय जनगणना की जिम्मेदारी ले लीजिए। बोलने तो दीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। उर्मिला जी, 1 मिनट आ रही है। कमलनाथ मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, अखिलेश को कौन अखिलेश, कहाँ का अखिलेश? अरे आप अपनी बात कीजिए भाई, आप भाजपा के साथ हैं। जातीय जनगणना किन किन प्रदेशों में करने जा रहे हैं? देश में जातीय जनगणना हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे, उस पर बात कीजिए ना। कमलनाथ जी के सत्ता में बैठे जो उनसे सवाल करेंगे। इंडिया गठबंधन की बात चल रही है, जातीय जनगणना की बात नहीं करेंगे, गरीबों की बात नहीं करेंगे, रोजगारी की बात नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ कुर्सी की बात करते हैं। बेरोजगारी दे करके, बेरोजगारी मिटा करके, देश में मंदिर में पूजा खड़ा करके, ताला खोलवा करके, दंगा करा करके कांग्रेस क्या नहीं किया है? ताला कौन खोला था? मंदिर का शिलान्यास कौन किया था? आप और साहबानों के केस में कौन मंदिर के कारण गए हैं भाजपा के साथ में? आप बोलिए ना, मंदिर के कारण गए भाजपा के साथ में? आप मंदिर का नाम ले रहे हैं जो विषय ही नहीं आ रहा है, आप मंदिर का नाम ले रहे हैं तो आप भाजपा के साथ इसीलिए गए ना, मंदिर के कारण। बना के रखना चाहती है, सपा गुलाम बन के रह सकती है कांग्रेस का। हम लोग गठबंधन में सम्मान के साथ रहते हैं, गुलामी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। अच्छा, सम्मान के साथ बता दीजिए, जातीय जनगणना कब करा रहे हैं बाकी प्रदेशों में? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती जगनारायण जी, एक बात बताइए, नीतीश जी का जो कद है और जो उनको सूत्रधार इस गठबंधन का माना जा रहा था, वो कांग्रेस उनसे गुलामी करा लेगी? मुझे तो ये बात ही, मतलब मैं तो मेरे लिए तो एक्सेप्टेंस वाली है ही नहीं है। आपको नहीं लग रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 6 महीना जून से शुरू हुई थी मीटिंग, और ये मध्य प्रदेश के चुनाव में अरे राहुल गांधी का कद इतना बड़ा हो गया कि नीतीश कुमार जी से गुलामी करवा ले। सीधा सा सवाल है, आप सोचिए तो। कांग्रेस का सीट चाहते हैं, ये तो अखिलेश कौन है? कांग्रेस के लोग बोला था अखिलेश कौन होता है? कहाँ अखिलेश है? ये सपा के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देखिए एक बात तो थोड़ा शांति से सुनिए, तो शिवसेना को तोड़ दिया, उसी प्रकार जेडीयू को भी डर था कहीं ऐसा ना हो हम इनसे दूर जा रहे हैं, कल को हमारी पार्टी टूट जाए। देखिए वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आरजेडी के पास तो वो नौकरियों का मुद्दा ही छोड़ गए, ऊपर से छापे अलग पड़ रहे हैं, तो यहाँ तो और बड़ी समस्या हो गई।
ये तो कहा था नीतीश कुमार जी ने जब गठबंधन तोड़ा था कि भाजपा हमारी पार्टी तोड़ने का प्रयास कर रही है। ये तो वो खुद ही अपने मुंह से कबूले थे और आज फिर वापस चले गए। इस चीज का तो साक्ष्य है। हाँ बोलिए संजय जी, को तोड़ा है। संजय जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है प्रज्वल जी, 1 मिनट, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप पार्टी ईमानदार बनती है, जेल में बेले नहीं मिल रहा है। आप पार्टी को तो बेले नहीं मिल रहा है, ईमानदार पार्टी को। हमारे पार्टी का कोई जेल में गया है क्या? आरजेडी के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो अपनी लकीर खींची थी, आप लोग तो ईमानदार पार्टी के लोग हैं। जगनारायण जी 1 मिनट, आरजेडी कुछ कह रही है, आरजेडी कुछ कह रही है, अकेले हैं अभी, उनकी बात भी तो सुन लेने दीजिए। आप तो चले गए बीजेपी के साथ। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, कृपया हमें भी कोई डिस्टर्ब ना। संजय जी थोड़ा जल्दी से, हाँ बोलिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो बिहार में नौकरियों को देने का सिलसिला शुरू किया था, जाति जनगणना के माध्यम से जो उसने एक डाटा देश के समक्ष लाया, कि इन सभी बातों से बीजेपी काफी डर गई कि, और इंडिया महागठबंधन का हिस्सा आरजेडी एक मजबूत हिस्सा था, जिस वजह से बीजेपी के लोगों को लगा कि अगर हम एन कन प्रकार नीतीश को तोड़ देते हैं तो नीतीश को तोड़ने के पीछे की जो उसकी रणनीति बनी, आपने हाल के दिनों में देखा होगा, ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैडम, उसके करीबी ठेकेदार के यहाँ ईडी का छापा पड़ा। बिहार के जदयू कोटे से जो वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जी थे, उसके यहाँ उसके निजी साले के यहाँ ईडी का छापा पड़ा। और जदयू कोटे से जो एमएलसी थे राधाचरण सेठ जी, उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा और उनको गिरफ्तार भी किया गया, जदयू के एमएलसी राधाचरण सेठ और उसके लड़के को। तो इन बातों को आगे करके भाजपा ने नीतीश कुमार को कहा कि अब आपकी बारी आने वाली है, आप उस गठबंधन से मेरे साथ आइए, नहीं तो आपको भी एन केन प्रकार हम जेल भेजेंगे। तो मैडम ऐसा है ना कि नीतीश कुमार जी इतने डरपोक नेता हैं, वो लालू यादव जैसे मजबूत जिगर के नेता नहीं है। वो न तो समाजवादी है, वो सत्ता भोगी नेता है। तो सत्ता के बीजेपी उसे जेल भेज दे, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, आईटी के माध्यम से, इस डर से नीतीश कुमार ने पलटी मार दिया। ये पलटू राम का राष्ट्रीय खिताब जीत चुके हैं। आने वाला जो इतिहास लिखा जाएगा नीतीश जी का, राजनीति में इससे नीचे स्तर का नेता कोई दूसरा नहीं लिखा जाएगा, मैं आज आपको दावे के साथ कर सकता हूं। चलिए, लेकिन इतना वक्त उनको मिला था, तब भी तो ईडी का छापा पड़वा ही सकते थे ना, ऐसा तो है नहीं। अब इलेक्शन टाइम पे छापे की राजनीति हो गई, प्रेशर पॉलिटिक्स हो गई। एक तरफ जगनारायण जी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस गुलामी करवा रही थी इसलिए चले गए, तो अब ये तो मैं जगनारायण सिंह की बातों पर ये साथ नहीं दे सकता। कांग्रेस उससे क्यों गुलामी करवाएगी? कांग्रेस और इंडिया महागठबंधन के नेताओं को नीतीश जी के राजनीतिक चरित्र पर संदेश था। नीतीश कुमार जी एक भाजपा का फिरौतिया बनकर के हमारे महागठबंधन के साथ आए थे, और हमारे महागठबंधन के नेताओं ने नीतीश जी के आंतरिक चरित्र को समझ लिया। इस वजह से हम लोगों ने उसे संयोजक का पद नहीं दिया, प्रधानमंत्री पद की बात तो ये बहुत ही बेहतर हुआ है संजय जी, आपके पार्टी राखी वर्मा जी, बहुत ही बेहतर हुआ है कि नीतीश कुमार जी समय रहते भाजपा के साथ चले गए। हमारे पास इतना वक्त है कि मैं अपने को संभाल लूंगा। अच्छी बात यह है कि अब जो बचे हुए दल हैं वो इस चीज को समझ लें कि उन्हें किस मजबूती के साथ रहना है। जिसको जाना था वो तो देखिए चले गए। हाँ, जिसको जाना है, और बहुत ही बेहतरीन हुआ कि नीतीश जी चले गए। हम लोगों को नीतीश जी के जाने से कहीं से कोई कमजोरी नहीं है, और बल्कि हम लोग खुश हैं कि ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक रूप में। चलिए, समय की सीमा, हाँ बोल लीजिए। उर्मिला जी बहुत देर से कहना चाह रही हैं, आखिर उनको बीच बीच में बोलना पड़ा। उर्मिला जी बोलिए। लोगों को ये देश से गरीबी जाना देना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? कि इनके गुलाम बना रखना चाहते हैं, जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं कि देश में गुलामी हो हमारे, तो इसलिए ना तो ये किसानों को। अब उर्मिला जी आप भी उसी पे आ गई। अभी आप कह रही हैं कि बीजेपी और ये लोग गुलामी करवाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं आप गुलामी करवाना चाहते थे, साथ छोड़ दिया। इससे आगे ही नहीं बढ़ रहे। बताइए आप मुझे जवाब दीजिए कि कांग्रेस की जब तक सरकार रही, कांग्रेस ने क्या नहीं किया गरीबों के लिए। आज भी स्मृति ईरानी 500 रुपए का सिलेंडर हम दे रहे हैं हर जगह, ये सिलेंडर लेकर बैठती थी सड़क पे। आज किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा, तो हमारी पहलवान 3-4 महीने सड़क पर बैठी रही। आइए स्मृति ईरानी बाहर निकल
चलिए उर्मिला जी ये बताइए, अब जो दल बचे हैं वो साथ रहेंगे? क्योंकि बीजेपी इस लाइन पर सही साबित होती चली जा रही है कि राखी जी देखिएगा अंत तक इलेक्शन आते आते ये गठबंधन पूरा टूट जाएगा और एक तरफा विजय हासिल करेगी बीजेपी। ये बीजेपी शुरू से कहती आई है, मैं हमेशा इन चर्चाओं में रही हूं। तो मैम जिस तरीके की इनकी राजनीति है तो इनका सिर्फ कुर्सी बचाने का काम है और कोई काम नहीं है। जनता से कोई मतलब ही नहीं है। जनता का चाहे भाड़ में कुछ भी होता रहे, इन्हें अपनी कुर्सी बचानी है, चाहे ना नीतीश को तोड़ना पड़े, चाहे किसी और को तोड़ना पड़े, चाहे ना किसी भी हद से गुजरना पड़े, तो ये अपना काम करेंगे और कर रहे हैं। इनकी राजनीति यही है। इन्हें काम से कोई मतलब नहीं, क्या काम हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा, हमारी रोजगारी कहाँ है, हमारी बहन बेटी कहाँ, कोई मतलब नहीं इन चीजों से। इन्हें सिर्फ मतलब है कि अपनी कुर्सी बचाने। जैसा अभी इन्होंने बोला, सर ने बोला कि बैलेट पेपर पे क्यों नहीं कराते चुनाव, बैलेट पेपर पे कराइए, इस चीज को उठाइए, आप भी मुद्दा उठाइए। आप तो मीडिया को देखती हैं, आप उठाइए इस चीज को मुद्दा, क्योंकि मैं इलेक्शन में रही हूँ। जब शिक्षा का स्नातक का इलेक्शन हुआ, मैंने खुद बुलंदशहर की हालत देखी, क्या हालत थी। तो हम कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि इनके जो बोलेगा वही जेल की तैयारी कर लो। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कोई इनके खिलाफ बोलना ही नहीं चाहता। बिल्कुल, लेकिन हम सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। प्रियंका जी, राहुल जी हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। उनको घर से भी निकाल दिया, वो जेल भी फिलहाल तो देखिए उर्मिला जी, समय हो गया है और अभी जो जिस पे मंथन करने की जरूरत है वो इस गठबंधन में अब जो लोग बचे हैं वो अपनी एक राय को लेकर आगे बढ़े। जो अपनी अपनी जगहों पे अड़े हैं कि हम इतनी सीट, हम उतनी सीट, हम एकला चलेंगे, उसको छोड़ के एक साथ हो जाइए तो शायद एक चुनौती दे पाए। समय हो गया है और वापस नहीं आ पाऊंगी। संजय जी कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वो 60 दिन, वाकई में कैसे ये 60 दिन निकले और आज वो 60 दिन हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत उतार चढ़ाव देखा और आते आते इस इलेक्शन के पहले वो तमाम चीजें हो गई। शायद उम्मीद नहीं थी, इस चीज की नहीं थी, लेकिन हो गई है। अब आगे क्या? अब क्या बीजेपी जो बात कहती चली आ रही है कि इस गठबंधन को पूरी तरह से टूट जाएगा और उसके बाद बीजेपी एक तरफा विजय पताका फहराएगी, क्या वाकई ये होगा या फिर इसका मैसेज जो है, जो आया राम पलटू राम गया राम जो कहा जा रहा है, इसका कोई नकारात्मक प्रभाव जनता के मन में जाएगा? तो ये निश्चित तौर पर एक जनता का निर्णय होगा। आने वाले समय में हमारे और आपके सामने बहुत जल्दी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।